विद्यार्थियों, हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक तथा भारत की सबसे जो प्रमुख सभ्यता है सिंधु नदी के और सरस्वती नदी के तट पर विकसित, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं उसके बाद का जो जीवन है। सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद जिस प्रकार का जीवन भारत में रहता है तो वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भारतीय लोगों ने अपने समाज, अपने धर्म, अपने राजनीतिक, अपने आर्थिक इस जीवन को विकसित किया। तो सिंधु सभ्यता के बाद का जो समय है उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका कालक्रम जो कि बताया गया है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व ये। और इसमें भी वैदिक सभ्यता, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है उसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसका कालक्रम है 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व। जबकि इसके जो बाद का समय है, दूसरा जो काल है वैदिक सभ्यता का, उसे उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका कालक्रम लगभग 1000 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये दो काल हैं। वैदिक सभ्यता नाम भी इसीलिए कि इस समय मुख्य रूप से भारत में 4 वेदों की रचना की गई, इस कारण से इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया है। अब सबसे जो प्रारंभिक बिंदु है इसमें वो ये है कि ये जो वैदिक सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे उन्हें आर्य माना जाता है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ अथवा उत्तम। तो आर्य कोई जाति नहीं है बल्कि वर्ग से है, एक ऐसा वर्ग जो श्रेष्ठ था, जो उत्तम था, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट था। उन्होंने इस वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य थे, इनका मूल निवास स्थान कौन सा था? तो प्राप्त जो प्रमाण है या तर्कों के आधार पर जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास स्थान है उसके बारे में अक्सर मतभेद हैं। मैक्स मुलर जो महोदय हैं, मैक्स मुलर महोदय ये बताते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक हैं, भारतीय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उनका मानना है कि आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसके अतिरिक्त जो तीसरा मत है वो दयानंद सरस्वती का है। वो बताते हैं कि आर्य थे वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत उनका मूल निवास स्थान था। इसी तरह से पेनका महोदय हैं, वो बताते हैं कि वो हंगरी प्रदेश से आए थे। और इसके बाद पहले तो ये मत प्रचलित था कि आर्य, इसी मत को ज्यादा महत्व दिया जाता था मैक्स मुलर के, कि आर्य मध्य एशिया से दुनिया के अन्य भागों में फैलते चले गए। एक शाखा उनकी यूरोप में चली गई, एक शाखा उनकी भारत में आ जाती है, एक शाखा उनकी रूस की तरफ रवाना हो जाती है। और इस प्रकार से इन आर्यों ने ही इन सभ्यताओं का निर्माण किया।
लेकिन वर्तमान में जितने भी शोध हुए हैं उन शोध के आधार पर ये बात निकल के आ रही है कि आर्य वर्तमान अनुसंधानों के आधार पर आर्य हैं, उनका मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को ही माना जाता है। ये है वर्तमान अनुसंधान के आधार पर सर्वमान्य मत कि आर्य कहीं से भी नहीं आए थे, वो मूल रूप से भारत के ही मूल निवासी थे। सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है, उसके बाद जो कुछ लोग शेष बच गए उन्होंने ही आर्य सभ्यता का निर्माण किया, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। सप्त सैंधव प्रदेश है, इससे तात्पर्य है सिंधु और उसकी सहायक जो 7 नदियां हैं वो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये 4 नदियां ये 4 तथा 3 अन्य नदियां, ये कुल मिला के 7 नदियां, ये 7 नदियां मिलकर के सप्त सैंधव प्रदेश है उसका निर्माण करती हैं। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश है ऋग्वैदिक काल के आर्यों का मूल निवास स्थान था। के बाद जो अगला वाला भाग है वो ये है कि आर्य ने यहीं पर अपनी सभ्यता विकसित की और इस वैदिक सभ्यता, इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं वेद। 4 तो वेद है, इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये भी वैदिक साहित्य के ही भाग माने जाते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक साहित्य के भाग। अब इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि एक एक को करते हुए हम पढ़ेंगे। वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें जो ऋग्वेद है वो दुनिया का और भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर उसके बाद में सामवेद संगीत से संबंधित ग्रंथ है। फिर उसके बाद में यजुर्वेद यज्ञ और उसके विधि विधान है उनसे संबंधित ग्रंथ है। अथर्ववेद है जो कि विविध, उसमें तो विविध जो भी बातें होती हैं संपूर्ण जानकारी उसमें समाई हुई है। इसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, इन वेदों की ही जो आसान शब्दों में व्याख्या है वो होते हैं। आरण्यक, इन ब्राह्मण ग्रंथों का जो उपसहार जो ग्रंथ हैं जिनमें दार्शनिक चिंतन और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और सबसे अंत में उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक चिंतन है, आत्मा है, परमात्मा है, कर्म है, पुनर्जन्म है, एकेश्वरवाद है, परमात्मा है, इन सब का विस्तृत रूप से उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, इसकी जो जानकारी है वो हमें एकमात्र ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और ये जो ऋग्वेद है इसको 1028 सूक्तों में बटा हुआ है। इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं और कुल मिला के 10,580 के लगभग इसमें ऋचाएं हैं।
मुख्य रूप से इसमें जो भी वर्णन है वो देवताओं को समर्पित है, देवताओं की उसमें प्रार्थना की गई है, देवताओं से संबंधित मंत्र उसमें हैं। इसके अलावा उसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी भी उस ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ऋग्वेदिक काल है, इसका राजनीतिक जीवन, ऋग्वेदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राजनीतिक इकाइयां। राजनीतिक इकाइयां, इसमें सबसे पहले जो राजनीतिक इकाई थी, सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो थी कुल। और कई कुल मिलकर के सबसे छोटी राजनीति कुल, और कुल मिलकर के ग्राम बनते थे, और कई ग्राम मिलकर के विश्व, और कई विश्व मिलकर के जन, ये होता था। जन इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई मानी जाती थी। कुल होता है जिसे हम परिवार भी कहते हैं, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई होती थी। इस कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप अथवा गृहपति भी कहा जाता था। गृहपति ही, कुलप ही अपने परिवार है उसकी सुरक्षा करता, उसके कर्तव्यों को पूरा करता, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था, अपने जो भी नियम निर्धारित थे, कर्तव्य थे, उनको पूर्ण करता। अब कई परिवार मिलकर के एक गांव बन जाता, एक ग्राम बन जाता, और ग्राम था, उसका मुखिया होता था ग्रामणी। यह ग्राम से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, ग्राम के विवाद भी सुलझा देता। विष होता था, विष का जो अधिपति होता था वो था विषपति, जो विष पर नियंत्रण रखता। और मुख्य रूप से जन, जन का जो मुखिया होता था उसे राजन कहा जाता था, जो कि बाद में राजा बन गया। इसके अलावा इसे गोप्ता जनस्य भी कहा जाता है, यानी कि अपने जन की सुरक्षा करने वाला। तो ये राजनीतिक इकाई में कुछ प्रमुख इकाइयां थी। और इसमें भी क्या पता चलता है कि जन, ऋग्वेदिक काल के समय सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, और भारत में कई जन थे इस समय। और जन में ही एक थे राजा सुदास, भरत जन के ये मुख्य थे। भरत जन सबसे प्रसिद्ध जन था, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इसमें एक उल्लेख मिलता है कि राजा सुदास थे, उसके दासराज्य युद्ध, ऋग्वेद का और भारत का सबसे प्राचीनतम युद्ध दासराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि उस समय परुषणी, जिसे रावी भी कहते हैं, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भारत जन के राजा सुदास एक तरफ थे, तथा 10 राजाओं का समूह एक तरफ था, लेकिन उसमें भी राजा सुदास की विजय होती है। और राजा होता था। दूसरा पॉइंट है इसमें
राजा की स्थिति। ऋग्वैदिक काल के समय राजा होता था, वो ही प्रत्येक मामले में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, प्रत्येक मामले में सर्वोच्च स्थिति राजा की ही होती थी। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश, राजा ही सर्वोच्च सेनापति होता था। सारे जो निर्णय थे अपने राज्य से संबंधित वो राजा स्वयं ही लेता था। हाँ, उसे अन्य पुरोहित, सेनानी वगैरह होते थे जो उसे सलाह देते थे, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का ही माना जाता था। नेक्स्ट, विभिन्न पदाधिकारी, राजा के अलावा राज्य के अन्य पदाधिकारी, उसमें ग्रामणी है, पुरप है, जिसे दुर्गपति के नाम से भी जाना जाता है, सेनानी है जो कि सेनापति होता था अपने सेना का, एक स्पास जिसे गुप्तचर भी कहते हैं, ये होता था। मुख्य कर्मचारी होता था पुरोहित, जो कि राजा के सभी धार्मिक मामलों को पूर्ण करता था। इसके अलावा राजा का राजनीतिक सलाहकार भी होता था ये पुरोहित। एक होता था दूत, राजा के संदेशों को अन्य राज्यों तक पहुंचाने वाला तथा अपने राज्य में उन संदेशों को जनता तक या प्रजा तक पहुंचाने वाला, प्रजा की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने वाला। तो ये प्रमुख कर्मचारी, विभिन्न पदाधिकारी राजा की सहायता के लिए ऋग्वैदिक काल में होते थे। नेक्स्ट है सभा और समिति। ये दो मुख्य राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखती। सभा होती थी, ये गांव के वयोवृद्ध तथा विशिष्ट व्यक्तियों की समिति सभा होती थी, जिसमें जो मुख्य निर्णय थे वो लिए जाते थे। राजा का चुनाव भी इसी सभा के द्वारा तथा राजा पर नियंत्रण भी इसी सभा के द्वारा रखा जाता था। और एक तरह से ये ग्रामीण संस्था थी, एक उच्च सदन जिसे कहते हैं वो थी ये। नेक्स्ट है समिति। ये एक केंद्रीय संस्था थी, जिसमें सभी जो वयस्क मताधिकार प्राप्त लोग थे वो इस समिति के सदस्य होते। ये एक वृहद समिति थी, बड़ी समिति थी। बताते हैं कि राजा का चुनाव भी इन्हीं समितियों के द्वारा किया जाता था। राजा की शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती थी ये समितियां, और आवश्यकता पड़ने पर राजा को उसके पद से हटा भी सकती थी, क्योंकि इस समय जो राजा होता था वो एक तरह से राजा का जनता का प्रतिनिधि होता था। जनता के द्वारा उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। अभी वो व्यवस्था यहाँ पे स्थापित नहीं हुई थी, वो वंशानुगत सिस्टम वाली कि राजा का बड़ा पुत्र राजा होगा, इस प्रकार की व्यवस्था अभी विकसित नहीं हुई है, प्रारंभ नहीं है। उत्तर वैदिक काल में चल करके वो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में इनका सामाजिक जीवन, एक है न्याय व्यवस्था। ग्रामीण स्तर पर ग्रामणी, विश्व के स्तर पर विश्वपति, और राज्य के स्तर पे एक तो पुरोहित होता, वो न्याय व्यवस्था संभाले था। इसके अलावा राजा होता था, अगर कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा तो फिर राजा के पास में ही
अंतिम न्याय के लिए प्रस्थान किया जाता, राजा ही अंतिम न्यायाधीश होता था। अब है ऋग्वेदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। इस समय के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था? सामाजिक जीवन में सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था। समाज था और समाज में 4 वर्णीय व्यवस्था है वो प्रारंभ हो गई थी। और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के कर्तव्य भी निर्धारित हो गए थे। वर्ण व्यवस्था उसका सबसे पहले उल्लेख है जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है और ये पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल में स्थित है। तो यहीं से ही शुरुआत होती है 4 वर्णों की। ब्राह्मण वर्ण था जिसे समाज में सर्वोच्च माना जाता, जिसके कर्तव्य थे यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, दान लेना और दान देना। नेक्स्ट थे क्षत्रिय जिनका काम था प्रजा की रक्षा करना और शासन करना। वैश्य व्यापार वाणिज्य, कृषि, पशुपालन ये इनके व्यवसाय थे। शूद्र था, इसका कार्य भी ऋग्वैदिक काल के समय इसका समाज में सम्मानपूर्ण स्थान था। कृषि है, श्रमिक के कार्य हैं, वो सब कार्य पूर्ण करता। इसके अलावा जो सबसे मुख्य व्यवसाय था इसका वो था कि अपने उच्च 3 वर्णों की सेवा करता। उच्च 3 वर्णों की सेवा करना। दूसरा परिवार, सामाजिक जीवन में परिवार। और परिवार इस समय 2 प्रकार के होते थे, एक तो एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। लेकिन इस समय एकल परिवार ज्यादा अस्तित्व में नहीं है। संयुक्त परिवार जो व्यवस्था थी वो ही समाज में अधिक विकसित और अधिक प्रचलित थी। संयुक्त परिवार में जिसमें 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई तथा उसके पोते पोती ये सब मिलकर के साथ रहते। परिवार का जो वृद्ध पुरुष होता था वो ही परिवार का मुखिया होता था, जिसे कुलप भी कहा गया है, गृहपति भी कहा गया है। साथ ही संयुक्त परिवार जो व्यवस्था थी इसमें एक तरह से पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। परिवार की सत्ता है वो परिवार के मुखिया में होती थी। पिता में या जो दादा होते थे उसमें परिवार की सत्ता, सारे निर्णय वो ही लेते थे। जबकि इसी के विपरीत हम सिंधु सभ्यता से तुलना करें तो सिंधु सभ्यता से तुलना करने पर यह पता चलता है कि उस समय जो सत्ता होती थी, परिवार होते थे वो मात्र सत्तात्मक होते थे और यहाँ पे पितृसत्तात्मक है। विवाह पद्धति, समाज में एक विवाह पद्धति प्रचलित थी, एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा जो प्रशासनिक लोग थे, राजा होते तथा अमीर जो लोग होते, उनकी एक से अधिक पत्नियां भी होती थी। और विवाह होता था वो एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। मानव जीवन का जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से 15वां संस्कार विवाह होता था। इसी विवाह के द्वारा जो व्यक्ति होता था, ब्रह्मचर्य होता था, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से करता था। और ये गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का आधार और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता था।
नेक्स्ट है नारी की स्थिति। और इस समय नारी है, उसकी समाज में सम्मानपूर्ण स्थान था, पुरुषों के समान उसे स्थान प्राप्त था। यहाँ पे इस समय ऋग्वैदिक काल में स्त्री का या बालिका का भी उपनयन संस्कार होता था, उसे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास में भेजा जाता था। और इस समय की जो महत्वपूर्ण विदुषी जो स्त्रियां हैं उनके नाम हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपावारा आदि। ये अपने क्षेत्र में विदुषी होती थी, कोई युद्ध कला में निपुण होती है, कुछ वेदों में की ज्ञाता होती थी, कुछ शास्त्रों की ज्ञाता होती थी। नेक्स्ट, इसके अलावा भोजन ऋग्वैदिक काल में भोजन सामान्यतः जो विशिष्ट भोजन मिलता है वो है, एक तो यहाँ पे शीर पादकोमम, शीर पादकोम इसका उल्लेख मिलता है। एक है अपूप घृतवंत। शीर पादकोम इससे मतलब होता है कि खीर, वर्तमान में यानी कि दूध में चावल उबाले जाते थे और उसमें शहद डाल दिया जाता था मीठे के लिए, तो वो खीर बन जाती। इसके अलावा घी में जो रोटियां सेकी जाती थी जिसे मालपुआ कहते हैं हम सामान्य भाषा में, आज के शब्दों में मालपुआ, ये उनका विशिष्ट भोजन था। इसके अलावा सामान्यतः गेहूं चावल जो ये उनके साग सब्जियां होती थी, मुख्य भोजन होती। इसके शाकाहारी तो मुख्य रूप से होते ही थे, इसके अलावा आर्य लोग हैं वो मांसाहारी भी होते, भेड़ बकरी हैं, इसके अलावा भैंस है, इन सबको वो लोग मांस के रूप में भी इनका उपयोग करते थे। गाय है वो पवित्र पशु मानी जाती थी, उसके मांस का उपयोग करना धर्म विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध माना जाता था। नेक्स्ट है इनकी वेशभूषा। आर्य लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते। सूती वस्त्र वो मुख्य रूप से प्रचलित थे। इसके अलावा जो वस्त्र थे उनके 3 प्रकार थे। नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, एक होता था वास, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, एक होता था अधिवास, ये ऊपर से डाल लिया जाता था, जिसे फटका बोलते हैं या जिसे पगड़ी या साफा बोलते हैं या जिसे रुमाल बोलते हैं या दुपट्टा बोलते हैं, उस वस्त्र को कहते थे। मुख्य रूप से जो सामान्य लोग थे वो सूती वस्त्रों का उपयोग करते। शेष जो विशिष्ट लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, वो महंगे वस्त्र जिसमें सोने और चांदी के तारों की कढ़ाई भी प्रचलन में आ गई थी, उस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे। आमोद प्रमोद के साधन, यानी कि मनोरंजन के साधन कौन से थे इस समय? मुख्य रूप से जुआ, शिकार, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्रों आदि का जो प्रयोग था, ये सब, पासे का खेल है, इस प्रकार से वो लोग मनोरंजन करते। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन।
ऋग्वैदिक लोगों का आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन में सबसे पहले कृषि। हम जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही, चाहे कोई सा भी समय रहे, सिंधु सभ्यता से लेकर के और वर्तमान तक, जो कृषि है वो आर्यों का और भारतीयों का सबसे मुख्य व्यवसाय रही है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल, मूंग, सरसों, अलसी, चना, मटर, अनार, खरबूजा, तरबूज, इन निम्न फसलों की वो लोग खेती करते थे, जिनके साक्ष्य हमें विभिन्न प्रकार से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे मुख्य जो उल्लेख मिलता है वो जौ का है, इसके अलावा यव का है। साथ में दूसरा, हाँ यहाँ पे खेती है ना वो बैल से की जाती, बैल और हल की सहायता से की जाती थी। एक जगह उल्लेख मिलता है कि 6 बैल भी 12 हलों को खींचते थे। इससे मतलब कि एक साथ वो लोग कम समय में अधिक खेती को जोत पाते थे। साथ में भी यहाँ पे नदियों से सिंचाई की जाती। मुख्य रूप से वर्ष में 2 प्रकार की फसलें प्राप्त होती थी। ज्यादातर तो वर्षा पे निर्भर होता था, इसके अलावा कुछ सिंचाई से नहरों के या नदियों से सिंचाई के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। पशुपालन है, आर्य लोगों ने मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, घोड़ा आदि जो पशु हैं उन सबको पालना सीख लिया था। और मुख्य रूप से जैसे समय बीता था वो पहचान लगे या फिर ये कि ये पशु उसके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, उससे खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती है, तो उनको पालने लगा और उनसे खाद्य सामग्री प्राप्त करने लगा। इसके अलावा कुछ पशु ऐसे भी थे जिनको वो लोग मांस के रूप में प्रयोग करता। गाय था वो सबसे महत्वपूर्ण पशु इस समय का माना जाने लगता है। नेक्स्ट है उद्योग धंधे। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से सुनार, लुहार, कुम्हार, जुलाहे आदि प्रकार के जो विभिन्न व्यवसाय होते हैं वो व्यवसाय यहाँ पे प्रचलन में आ गए थे। जो आभूषण बनाने वाले होते वो एक वर्ग बन गया सुनार का। लोहे के उपकरण, लोहे का नहीं, इसमें जो तांबा और तांबे के अलावा अन्य धातु में थी उसके उपकरण बनाने वाले लुहार कहलाने लगे। मिट्टी के मृद भांड बनाने वाले कुम्हार, इसके अलावा वस्त्र बनाने वाले जुलाहे। ये धीरे धीरे प्रचलन में आते चले जाते हैं। एक चरमार होता, चर्म से संबंधित काम करने वाला। एक रथकार होता था, रथों का निर्माण करने वाला, क्योंकि रथ थे वो युद्ध के समय तथा आवागमन के सबसे मुख्य साधन माने जाते थे। व्यापार वाणिज्य नेक्स्ट जो इसमें है। ऋग्वैदिक काल में विभिन्न प्रकार का जो व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार आंतरिक व्यापार होता था, वो नदियों के द्वारा तथा थलमार्ग के द्वारा होता था। और इसमें मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनका आयात और निर्यात किया जाता। साथ ही इस समय हिरण्य, निष्क, बलि आदि कुछ ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो शायद मुद्रा के रूप में इनको काम में लिया जाता होगा। हालांकि ये तो स्पष्ट नहीं हुआ कि इस समय मुद्रा का प्रचलन हो गया था, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि महंगी धातु में होती थी। साथ में जो बड़ा लेन देन होता था उसमें इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है इनका धार्मिक जीवन। आर्यों का धार्मिक जीवन, और धार्मिक जीवन में भी सबसे पहले इनका जो देवता होते थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। बहुदेववाद, बहुत से देवताओं की वो लोग उपासना
करते थे। एक ईश्वर में विश्वास, इसके अलावा अन्य देवताओं में भी विश्वास रखते वो लोग। और इनमें बहुदेववादों में भी उन्होंने आकाशवासी, यानी कि आकाश में निवास करने वाले, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है आदि। दूसरे थे अंतरिक्षवासी, जिसमें इंद्र है और अन्य जो देवता थे वो सब अंतरिक्षवासी देवता माने जाते। तीसरा था पृथ्वीवासी, जिसमें सोम है, बृहस्पति है, अग्नि है, ये मुख्य रूप से पृथ्वीवासी देवता माने जाते थे। इसके अलावा स्तुति और आराधना, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुतियां करते, ईश्वर की आराधना करते और उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते। और इनका ईश्वर से जो जिस कारण से आराधना करते थे उसका मुख्य उद्देश्य ये होता कि ये लोग धन संपत्ति, पुत्र प्राप्ति आदि के लिए ईश्वर की उपासना करते थे। एक होता रित की अवधारणा। रित से मतलब होता है कि नैतिक नियम, और वो भी सृष्टि के, संसार के जो संचालन के जो नैतिक नियम होते हैं उनको रित कहा गया है। और इसका देवता वरुण को माना गया है। और रित से तात्पर्य है कि संसार वो अपने नियमों के अनुसार चले, सूर्य उदय हो, अस्त हो, चंद्रमा आए, अपनी चांदनी बिखेरे, तारे आए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते रहे, मानव अपना कार्य सदाचार पूर्ण तरीके से करता रहे, सभी लोग हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्धारित रूप से पालन करें, उसे ही रित कहा गया है। बादल है वो बारिश करे, नदियां हैं वो पानी देती रहे, पेड़ फल देते रहे, तो इसका नियंत्रण करता वरुण को माना गया है। इसके बाद में परलोक संबंधी विचारधारा, यानी कि ये लोग परलोक में भी, अगले जन्म में भी विश्वास करने लगे थे और उसको बेहतर बनाने के लिए वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करने लगे। एकेश्वरवाद और परम तत्व में विश्वास, यानी कि विभिन्न देवताओं की पूजा करते हुए, इस समय इंद्र थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, दूसरे नंबर पे अग्नि थे और सोम भी एक मुख्य देवता थे। नेक्स्ट है कि ये लोग विभिन्न देवताओं की उपासना करते हुए, विभिन्न देवताओं में विश्वास रखते हुए भी उन्होंने एक ईश्वर, एक तत्व में विश्वास रखा। उत्तर वैदिक सभ्यता, एक 1000 से 600 ईसा पूर्व तक की। उसके पहले थी जो ऋग्वैदिक सभ्यता जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की थी, और अब उत्तर वैदिक। इसमें हम सबसे पहले तो राजनीतिक जीवन है, या फिर जो उत्तर वैदिक सभ्यता उसकी जानकारी के स्रोत हैं ऋग्वेद के अलावा जो अन्य 3 वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें जो सबसे पहले राजनीतिक जीवन है उत्तर वैदिक काल का, राजा ही इस समय सर्वोच्च माना जाता था। जनपद, कई जन मिलकर के जनपद कहलाने लगते हैं, और मगध जनपद है वो अधिक विस्तृत होता चला गया। ऋग्वैदिक काल में तो सप्तसेंधव प्रदेश ही उनका मूल निवास स्थान था आर्यों का। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते उनका विस्तार पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में महाराष्ट्र तक होने लगता है और बड़े साम्राज्य स्थापित होने लगते हैं। राजा की स्थिति उसी प्रकार से थी, वो ही सर्वोच्च माना जाता था। प्रत्येक मामले में सभा और समितियां होती थी, वो भी राजा पर नियंत्रण रखती, विदत होती थी, वो भी राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा की सहायता के लिए इस समय पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, शूत जिसे राजा का सारथी भी कहा जाता था, ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत जो कर एकत्रित करता, पालागल जो राजा का विदूषक या मित्र होता था, ये राजा की मदद सहायता करते थे इस प्रशासन संभालने में। दूसरा था सामाजिक जीवन। समाज में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था उसमें वंशानुगत होती चली गई। ऋग्वैदिक काल में तो जन्म पर कार्य पर आधारित थी, अब वो जन्म पर आधारित होने लगती है। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता आजीवन उसी का ही सदस्य माना जाता।
मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए, सुस्थापित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था भी की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है इस समय। आर्थिक जीवन में और मुख्य रूप से कृषि तो मुख्य व्यवसाय थी, कृषि और पशुपालन। इस समय धातु का प्रयोग भी शुरू होने लगा। श्याम अयस लोहे के लिए प्रयोग होने लगा और लोहित अयस ये तांबे के लिए प्रचलन होने लगा और लोग धातु से, लोहे से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपकरण भी बनाने लगते हैं। व्यापार वाणिज्य था वो भी उनका धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर होता है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं धार्मिक जीवन। पुरोहित, और इस समय जो प्रजापति थे वो इनके सर्वोच्च देवता बन गए। त्रिदेव की अवधारणा इस समय प्रचलन में आ गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी भारतीयों के प्रमुख देवता बन जाते हैं। 5 महायज्ञ और 3 ऋण जो होते वो भी यहाँ पे प्रचलन में आ गए थे। मानव जीवन को ऋणों से मुक्ति के लिए यहाँ पे 5 महायज्ञ होता था, जिसमें देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ है और 3 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण है। इनसे मुक्ति के लिए भी विभिन्न प्रकार की उपासनाएं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियां भी ये लोग करते। दार्शनिक चिंतन, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, इन सब का भी यहाँ पे उद्भव प्रारंभ हो चुका था और एक तत्ववाद का विकास हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस समय, इस पीरियड में, इस क्लास में हमने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक सभ्यता, और अगले में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। भारत वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और मौर्य काल, उसकी जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी आपको। धन्यवाद।